तो हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, है आइडिया किसी को? तो सबसे पहले मैंने आपको इंसुलेटर हो गया आपका, या फिर हम बात करें कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। आफ्टर दैट हम कुछ एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो जो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे उनका आंसर जो है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट सेशन भी है इसमें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm, 4 ohm and 10 ohms are connected in series, then the equivalent resistance is। तो जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर देते जाना है सभी स्टूडेंट ने। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी कोई रेजिस्टेंस होता है तो उसको जब हम किसमें पैरेलल या फिर सीरीज में जो है वो कनेक्ट करते थे, तो हमने देखा जब इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास किसके बराबर हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस बनता है आर इन सीरीज विच इज इक्वल टू 2 + 4 ओम + 10 ओम। तो हमने पढ़ा था कि जब हम इसको सभी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, 16 ओम। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें बिल्कुल सही आंसर है आपका। डन है फर्स्ट क्वेश्चन सभी को? ये मैंने आपको सर्च करने के लिए बोला था। इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किया था किसी ने? न्यूटन कूलम इनवर्स है, जूल कूलम पर इनवर्स है, वोल्ट मीटर है, या फिर आपके पास न्यूटन मीटर पर इनवर्स है? तो अपना अपना आंसर दीजिए जल्दी से। क्या आंसर होगा इसका? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या आ जाएंगे इसके? तो न्यूटन कूलम इनवर्स 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दीजिए। ये तो मैंने आपको करवाया था। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर इज डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, इट्स थिकनेस, इट्स शेप, या फिर नेचर ऑफ द मटेरियल। क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का? अंकिता बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था, द नेचर ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ ईएमएफ सेल इज डाइन, वोल्ट, एम्पियर, या फिर जूल। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि आपके पास ईएमएफ का जो यूनिट होता है वो कौन सा होता है, वोल्ट। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, मटेरियल विच अलो द लार्जेस्ट current to flow through them are called। तो क्या बोलते हैं जो लार्जर कंडक्ट जो वो फ्लो करता है, इंसुलेटर्स है, कंडक्टर्स है, सेमीकंडक्टर्स है आपके पास, या फिर अलॉयज। तो ये भी मैंने आपको बताया था। कंडक्टर जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओहम मीटर। ये भी आपको क्वेश्चन करवाया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसमें सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द स्लोप ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट इज कॉल्ड। रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, या फिर कंडक्टिविटी? आंसर करिए इस क्वेश्चन का। तो ये भी मैंने आपको करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेजिस्टेंस जो है वो शो करता है आपका स्लोप बिटवीन द वोल्टेज वर्सेस करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। रजिस्टर है, रियोस्टेट है, ओपन स्विच है, या फिर नन ऑफ द अबव?
तो ये भी हमने डिस्कस किया था। इसका जो आपके पास कंपोनेंट होता है इसको हम रियोस्टेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओम मीटर है, ओम मीटर ओम है या फिर ओम इनवर्स। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है विच इज ओम। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्या क्वेश्चन है देखो। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ ए करंट 4 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू द 220 वोल्टेज देन रेजिस्टेंस मस्ट बी। हमने क्या दिया है, हमें करंट दिया है विच इज इक्वल टू 4 वोल्ट। आफ्टर दैट हमें वोल्टेज भी दी है आपकी कितनी, 220 वोल्ट। और हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर के बराबर होता है। यहाँ से जब हम रेजिस्टेंस निकालते थे तो ये I आ जाएगा आपका नीचे यहाँ से, और वोल्टेज इज इक्वल टू हमारे किसके बराबर हो जाएगी, इस तरह से रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट या फिर डिवाइडेड बाय करंट। तो इसको जब हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते थे 220 अपॉन 4 करेंगे तो यहाँ से आपके पास 5 फोर द 20, फिर हमारा 20 आ गया तो 5 5 5 फोर द फर्दर 20, आपके पास जो रेजिस्टेंस आ जाएगा विच इज इक्वल टू 55 ओम। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है सभी को, क्लियर है सभी चीजें? यस सर। यस और नो बोलिए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एलिमेंट यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इनकैंडिसेंट लैंप्स। तो फिलामेंट के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है उसके अंदर जो आपके पास फिलामेंट लगा होता है उसमें कौन सा मेटल होता है, टंगस्टन मेटल जो है वो होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफी हाई रहता है, जिसकी वजह से वो आप लाइट को जितनी ज्यादा जो है वो जलाते हैं तब भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आपके पास आता है, ये तो मैंने करवा दिया था आपको कि डैश मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। तो ये कौन जो है वो मेजर करता है, वोल्ट मीटर हो जाएगा। और एमीटर जो होता है विच इज यूज टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू द वायर। करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, एमीटर का यूज करते हैं, और वोल्ट मीटर के थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस को जो वो मेजर करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से होने थे। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कुछ इस तरह से रिलेशन भी बताया था मैंने। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे हमारे पास आफ्टर दैट हमारे पास क्या आता है, रेजिस्टेंस को जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया था। फ्लो ऑफ करंट जो है रेजिस्टेंस होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा था कि वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या था, बोलिए किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल एमीटर, नोट कर लें सभी, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर अगर पूछता है तो इनफाइनाइट। इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर विच इज इक्वल टू वाट। कर लिया नोट सभी ने? यस सर। आफ्टर दैट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक हीटर है आपके पास, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक आयरन है या फिर माइक्रोवेव।
तो माइक्रोवेव जो है वो यहाँ से हीटिंग इफेक्ट को शो नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर? शुगर सॉल्यूशन है, प्लास्टिक पीवीसी है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, या फिर माइका? क्या आंसर आ जाएगा? कंडक्टर वही होते हैं जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं अपने साथ। तो इनमें से आप इजीली बताइए कि कौन सा जो है वो कंडक्टर आपको दिखेगा। तो सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल नहीं होगा शुगर का। पीवीसी प्लास्टिक सभी को पता है, हम एज ए इंसुलेटर जो है वो उसको यूज करते हैं। माइका नहीं होगा। तो नेचुरल सी बात है, जो साल्ट सॉल्यूशन है विच इज द कंडक्टर, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आप सभी जानते हैं NaCl आयंस इसके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम एज ए कंडक्टर जो है वो शो करते हैं। और प्योर वाटर के, या फिर जनरली आपने देखा होगा कि प्योर वाटर को भी आप गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहते हैं, उसमें सॉल्ट की मिक्सिंग होती है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि हेनरी इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, या फिर रिएक्टेंस है? तो इंडक्टेंस का एक यूनिट आता है हेनरी। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ एक इंफॉर्मेशन भी बताई थी, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। इसके बाद कैपेसिटर की बात की थी, तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज द डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड कैपेसिटर। और द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, उस केस में हम इसको कैपेसिटेंस बोलेंगे। और ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस आपसे पूछा जाता है तो फैराडे जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। और इसी फैराडे को आप लार्जेस्ट अमाउंट तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद रेजिस्टेंस, तो आप सभी को पता है कि कितना करंट जो है वो थ्रू आउट द कंडक्टर जो है वो फ्लो हो रहा है, उसको हम रेजिस्टेंस जो है वो बोलते थे। और ऐसा यूनिट इसका रेजिस्टेंस था, ये भी हमने पढ़ लिया था। आफ्टर दैट, एक ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस फॉर, जल्दी से आंसर बताइए, कन्वर्टिंग AC टू DC, या फिर स्टेपिंग अप और डाउन AC वोल्टेज, स्टेपिंग डाउन और अप DC वोल्टेज। तो आंसर करिए जल्दी से। जो ट्रांसफार्मर होता है उसका क्या वर्क रहता है? तो स्टेपिंग अप और डाउन AC वोल्टेज जो वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, इनको आपने नोट डाउन करना है। जैसे हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है, इस डिवाइस दैट कन्वर्ट लो वोल्टेज AC इनटू हाई वोल्टेज AC। तो नोट कर लीजिए कि ट्रांसफार्मर आपकी क्या वर्क करती है। लो वोल्टेज AC टू हाई वोल्टेज AC। AC का क्या मतलब होता है? अल्टरनेटिव करंट, इसको फ्लो करने में इसका जो है वो रोल रहता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ये बेस्ड है। और ट्रांसफार्मर आपके पास क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। आफ्टर दैट, इट इज मोर सेकेंडरी वाइंडिंग्स देन प्राइमरी वाइंडिंग्स। तो ये आपकी क्या है? प्राइमरी से जो है वो मोर रहती है। आफ्टर दैट, इट वाज इन्वेंटेड बाय माइकल फेराडे। क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन आपका माइकल फेराडे यहाँ से आ सकता है कि ट्रांसफार्मर को किसने जो है वो इन्वेंट किया था। सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है कि ट्रांसफार्मर वर्क क्या करती है। और तीसरी चीज मैंने आपको बता दी कि स्टेप अप और स्टेप डाउन का इसमें जो है वो रोल रहता है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रेक्टिफायर क्या करता है। तो रेक्टिफायर इज यूज्ड टू कन्वर्ट AC इनटू DC। इसी तरह आपके पास जनरेटर आता है। तो जनरेटर क्या करता है?
डायरेक्ट करंट टू इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटिव करंट में चेंज करता है। और आपका ये जो आपका रेक्टिफायर है विच इज कन्वर्टिंग टू अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट में। जैसे आप चार्जर लगाते हैं तो चार्जर एज ए रेक्टिफायर आपका वर्क करता है। फोन में जो है वो डायरेक्ट करंट देता है अल्टरनेटिव करंट को चेंज करके। क्लियर है इतनी बात सभी को? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सभी। क्वेश्चन क्या है? 3 resistors are value 9 ohm, 4 ohm and 12 ohm are connected in parallel. What will be the equivalent resistance of the circuit? तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जब भी जो है वो आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में होंगे तो हम उनको किस तरह से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कैसे कनेक्ट करेंगे? 1/R1 वेरी गुड। plus 1 1 upon upon R2 plus 1 R1 upon plus R3. 1 upon R2 plus 1 upon R3। कुछ इस तरह से हम इसको कनेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट हम इसको यहाँ पे फर्स्ट ओम मैंने 9 ले लिया, सेकेंड आपके पास आ जाएगा 1 upon 4 और थर्ड वन इज योर 1 upon 12। तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए, क्या आंसर आता है सभी का? सबसे पहले इसका एलसीएम लेना होता है। अगर किसी को नहीं आता है फ्रैक्शन में जो है वो चीजों को सॉल्व करना, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, 2 और 9 एज इट इज। फिर करेंगे 2 से, 3 2 द 6, 2 1 द 2 और 3 यहाँ पे 9 एज इट इज। फिर हम काटेंगे 3 1 द 3 और 3 3 द 9, फिर आ जाएगा 3 3 द 9। या फिर यहाँ से करिए 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 3 द कितना आ जाएगा? 36। फिर इस 36 को जो अब इस नंबर से पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आ जाएगा 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 द 4 आ जाएगा, प्लस करेंगे फिर आपका 4 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 को 1 से करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 9 1 द 9। समझ आ रहा है सभी को कैसे किया? यस सर। फिर से करेंगे इसको तो 12 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो आपके पास ये आ गया कितना? 16 अपॉन 36। तो फॉर्मूला आपके पास क्या रहता है? 1 अपॉन इक्विवेलेंट रहता है, मतलब 1 अपॉन में ही रहता है ये भी। तो इसको जब हम काटेंगे तो आपका यहाँ से कर लो आप, 2 से ही करते हैं तो 8 टू द 16 है और 18 और 9 टू द कितना आ जाएगा? 18। ये आ गया आपके पास यहाँ से कुछ इस तरह से। तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आर इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स आ जाएगा विच इज इक्वल टू 9। तो 2 4 द 8 आ गया, पॉइंट लगेगा। फिर से आपके पास कितना आ गया? 10। तो हम क्या बोलेंगे? 4 टू द 8, फिर आपके पास 2 बच गए तो 4 5 द 20। तो 2.2 समथिंग के बराबर हमारा कितना आ गया? आर इक्विवेलेंट आ गया। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें सही हो जाएगा? सेकंड। वेरी गुड। यहाँ से आपके पास सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पैरेलल में आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस को अरेंज करना है, तो आप इस वाले मेथड से जो है वो कर सकते हैं। क्लियर है सभी को क्वेश्चन? यस सर। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में जो है वो पूछे गए थे। तो कुछ इस तरह से आपका जो है वो निकल कर आता है। तो हमने यही
कि जो आपका सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से लगाएंगे, और दूसरी तरफ जब पैरेलल की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं इनको। विजिबल है सभी को स्क्रीन? तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बैटरी का सिंबल कौन सा है? सेकंड। ऑप्शन नंबर 2। इसमें कुछ और चीजें आती है, उनको करना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि बैटरी का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। जो फर्स्ट ऑप्शन है विच इज अर्थिंग, अगर आपसे सिंबल ऑफ अर्थिंग पूछा जाए तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो था वो अर्थिंग का था। सेकेंड ऑप्शन था आपका कैपेसिटर का, कुछ इस तरह का जो था वहां पे, उसको हम कैपेसिटर जो वो बोलते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन, सेकेंड सॉरी, यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन था विच इज कैपेसिटर था। यहाँ पे देखिए, ये जो आपके पास ऑप्शन है विच इज कैपेसिटर, और ये वाला जो है वो अर्थिंग का है, और ये आपका आ गया बैटरी का। Dynamo is the device which is used to convert mechanical energy into electrical energy, sound energy to electrical energy, या फिर electrical energy to sound energy, या फिर आपके पास केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बताइए डायनामो जो है वो आपके पास कौन सा वर्क करता है? तो कौन सा ऑप्शन? एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और रिपीटेड क्वेश्चन है, इवन कमीशन तक भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पुट अप होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो डायनामो है विच इज कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस आफ्टर सर। दैट देखिए डायनेमो किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल्स एंड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि डायनेमो इज द डिवाइस विच इज डिस्कवर्ड बाय, तो माइकल फैराडे आपका वहां पे भी करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये तीनों चीजें भी इंपॉर्टेंट है एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक सॉरी एनर्जी ट्रांसफर आता है। तो आप सभी ने देखा होगा जो आपके माइक्रोफोन है, तो आप साउंड एनर्जी मतलब आप जो बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके किसी अनदर पर्सन तक पहुंचाता है आपका माइक्रोफोन। तो आप सभी जानते हैं कि माइक्रोफोन जो वर्क करता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करता है। तो साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका आंसर होना चाहिए। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं लाउड स्पीकर की, तो लाउड स्पीकर में आप सभी को पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है साउंड की फॉर्म में, मतलब साउंड एनर्जी में। आफ्टर दैट बैटरी देखिए केमिकल एनर्जी है विच इज चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बैटरी का भी आपसे पूछ सकता है, लाउड स्पीकर का भी पूछ सकता है, और माइक्रोफोन का भी पूछ सकता है। और डायनामो तो आपने पढ़ ही लिया। तो क्लियर है सभी को तीनों चीजें? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 90 ohms. It is cut into the three pieces having equal length in parallel resistance. क्या बोलता है
आपके पास कोई वायर है जो कि उसका जो रेजिस्टेंस है विच इज इक्वल टू किसके बराबर है, 30 ओम्स के बराबर है, और इसको काट दिया जाता है 3 पीसेस में हैविंग इक्वल लेंथ, उसकी कितनी लेंथ है, इक्वल लेंथ में है, तो आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस होगा पैरेलली जब हम उसको अरेंज करेंगे तो वो किसके बराबर होगा। कॉमनली हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि किसी भी रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में लाते हैं तो सबसे पहले तो ये 1 में आता है, तो यहाँ से इसके 3 पार्ट करिए तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इक्वल भी होंगे और बराबर भी होंगे, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। वो आ गया 90 का 3 पार्ट हमने कर दिया, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, यस और नो। यस सर। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो कॉमन सी बात है आपके पास 30 आ जाएगा, यहाँ से इसको करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, जल्दी से बताइए। 1 3, यहाँ से 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो नेचुरल सी बात है 1 आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, विच इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 3/30 के बराबर। विजिबल है सभी को, क्लियर है सारी चीजें। 3 1 3 और 3 10 कितना हो जाएगा, 30। विजिबल है सभी को। यस सर। विच इज इक्वल टू 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आर पैरेलल विच इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कर लेंगे सभी, प्रीवियस ईयर का है ये क्वेश्चन, 2018 में जो वो पूछा जा चुका है, तो आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि किस तरह से हमने इसको जो वो करना है। डन है क्वेश्चन सभी को। यस सर। माइक ऑफ रखें प्लीज। आफ्टर दैट वी कैन प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपके पास, ये भी 2018 में जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें पूछा गया था। द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, रॉकेट प्रोपल्शन आपने पढ़ा होगा, +1 में है, तो आई थिंक आप सभी को आता भी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है केपलर्स लॉ है आपके सामने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लॉ ऑफ मास एक्शन है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो रॉकेट प्रोपल्शन जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका जो है वो सही आंसर है, तो इसको आपने चेक कर लेना है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ भी पढ़ लेना है। आफ्टर दैट देखिए 2021 का आपका एग्जाम हुआ था जून के अंदर, इसमें यही क्वेश्चन आ गया था कि रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर, आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, इनफाइनाइट है, 1 ओहम्स है आपके पास, 0 है, या फिर 10 ओम। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इसका, मैंने आपको अभी डिस्कस करवाया था पीछे। 0 सर। यहाँ पे देखिए मैंने बोला था आपको कि इसको आपने नोट डाउन करना है, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, मैंने आपको क्या बताया, 0। और अगर आपसे रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर पूछा जाता है तो आपका क्या आंसर रहेगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर आएगा दैट विल 0। 0 आपका जो वो बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपसे वोल्ट मीटर पूछता है तो इनफाइनाइट आपका आंसर जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, ये भी क्वेश्चन आपका 2021 का जून का क्वेश्चन है कि अगर आपके पास क्या है 100 जूल की हीट को ईच सेंस में जो है वो इसको प्रोड्यूस कर किया जाता है,
4 ओम के रेजिस्टर से, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस ये रेजिस्टर होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने कॉमनली क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन। वर्क डन भी आपके पास एक टाइप की एनर्जी है, और इन्होंने क्या दे रखा है, दूसरी तरफ इन्होंने दे रखा है चार्ज, मतलब करंट दे रखा है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा विच इज इक्वल टू 100 अपॉन ये वर्क डन आ गया, और यहाँ से जो आपका Q है ये आ जाएगा 4, 25 विच इज इक्वल टू 25। इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको चेक कर लूंगा, एक बार डॉट लग रहा है कुछ, तो इसको मैं एक बार चेक कर लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी जून 2021 में पूछा गया था कि आपके पास कोई अननोन मटेरियल ऑफ कंडक्टिविटी है, उसकी मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर के साथ, तो वो कौन सा मटेरियल होगा, कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, या फिर सेमी कंडक्टर होगा, या फिर फेरोमैग्नेट होगा। इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सेमीकंडक्टर जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अकॉर्डिंग टू द आंसर की कि क्या बोलता है कि कोई अननोन मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है विद द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज होती है, तो वो है आपके पास सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर, क्योंकि सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जो कंडक्टर की भी प्रॉपर्टीज को फॉलो करे और इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टीज को जो है वो फॉलो करे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जून 2020 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 4 गॉस, 10 रेज टू पावर -4 गॉस, 10 रेज टू पावर 7 गॉस, या फिर आपके पास 10 रेज टू पावर -7 गॉस। तो यहाँ से हम एक चीज पढ़ते हैं, हमें कॉमनली भी करवाया जाता है क्लासेस में कि 1 गॉस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 10 रेज टू पावर -4 टेस्ला। ये आपने रिलेशन जो है वो नोट करना है कि 1 गॉस विच इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -4 टेस्ला के बराबर होता है। अब यहाँ से हमारे से क्या पूछा गया है वो इम्पोर्टेंट है, हमारे से पूछा है कि 1 टेस्ला जो है वो किसके बराबर होगा। तो नेचुरल सी बात है, हम क्या करेंगे, 1 गॉस को यहीं रहने दीजिए, इस 10 रेज टू पावर को मैं लिख सकता हूँ 10 रेज टू पावर 4 लिख सकता हूँ, नीचे जाएगा तो यस सर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको 1 गॉस मतलब हमें 1 टेस्ला निकालना है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 10 रेज टू 4 10 रेज टू पावर 4 गॉस विच इज इक्वल टू 1 टेस्ला। टेस्ला। समझ आ गया सभी को, 1 टेस्ला विच इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 4 गॉस। तो आपका कौन सा आंसर जो है वो सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज इन्होंने उल्टा पूछा था, इन्होंने 1 टेस्ला जो पूछा था वो कितने गॉस के बराबर होता है। हमें पता है कि 1 गॉस विच इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -4 टेस्ला के बराबर होता है, और यहाँ से आपके पास 1 टेस्ला की जो वैल्यू आ गई 10 रेज टू पावर 4 गॉस के बराबर आ गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। जो मैं करवा रहा हूं चीजें समझ आ रही है सभी को? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे सभी। ए वायर ऑफ 100 ohms and 10 volts is connected to a 10 volt source. The voltage is 1 volt. What is the voltage? 100 ohms and 10 volts. 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 100 ohms and
length L is increased to the twice of its original length, then the new resistance will equal to, हमने डायरेक्ट पढ़ा था कि लेंथ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो अपॉन लेंथ अपॉन एरिया के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली जो है वो डिपेंड करती है आपके लेंथ के ऊपर। अब इन्होंने क्या बोला है, कोई वायर है उसका जो आपके पास लेंथ दी है विच इज इक्वल टू 1000 ओम के बराबर दी है। तो अब इस लेंथ को हम क्या करेंगे, क्या बोलता है, ट्वाइस करेंगे, मतलब 2 टाइम इंक्रीज कर देंगे। उस केस में जो आपका रेजिस्टेंस होगा उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये रेजिस्टेंस जो है वो कितने टाइम हो जाएगा, 2 इंटू 1000 करेंगे तो विच इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 2000 के बराबर। डायरेक्टली रिलेशन पूछा है इन्होंने लेंथ और आपके पास रेजिस्टेंस के बीच में, तो न्यू रेजिस्टेंस जो हो जाएगा आपका 2000 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। Yes, sir. इस तरह का क्वेश्चन आता है, उसको भी आपने इसी फॉर्म में जो है वो इसी तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, सभी आंसर करेंगे। अगर आपको आइडिया भी रहेगा इसके बारे में कुछ, तो क्या क्वेश्चन है देखिए, नेम द डिवाइस which is used to detect the small electric currents following in an electrical circuit। तो जो आपके पास स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट को डिटेक्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है किसी